नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्याभवन महिला कॉलेज सीवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों, हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ रहे हैं। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए काकोरी कांड पढ़ेंगे। इसके अलावा सैंडर्स की हत्या, असेंबली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ेंगे। ये चारों जो टॉपिक है, चारों जो सब टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो नेता इसमें शामिल रहते हैं वो भी भारतीय इतिहास में बड़े ही विख्यात हैं और जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव इत्यादि नेता थे और ये बड़े ही काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं और इनका भारतीय इतिहास में काफ़ी जो है गौरव के साथ इनका नाम लिया जाता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इन घटनाओं को देखते हैं कि इस वीर शहीद जो थे वो किस प्रकार से अंग्रेज़ों को चुनौती देते हैं और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लेते हैं। तो ऐसा ही एक घटना थी जो अंग्रेज़ों को बड़ी चुनौती दी थी, काकोरी कांड। काकोरी कांड हम पहले देखते हैं कि किस संस्थान के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी के दौरान हुआ था। छात्रों, यही दौर है जब आप देखेंगे कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया है, गांधी जी जेल में हैं और तत्पश्चात जो है एक भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति पैदा हो गई थी और लोगों ने देखा, क्रांतिकारी वीर जो थे वो उन्होंने देखा कि अंग्रेज कुछ भी नहीं कर रहे हैं और भारत के लोगों की बात को नहीं मान रहे हैं। तो जो है इस प्रकार का आंदोलन जो है शुरू होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा और इसमें जो है इसकी स्थापना साचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी और उसके एक सहयोगी थे योगेश चटर्जी। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था इसके स्थापना में और अन्य सदस्य जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वो राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह और सुखदेव थे। तो इस संगठन का विस्तार जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई आदि क्षेत्रों में किया जाता है, शाखाएं इसकी फैलाई जाती है और इस क्रांतिकारी संगठन के माध्यम से जो है समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा जाता है। और इसमें दूसरी बात जो होती है, पहला तो हो गया कि समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना और दूसरी बात जो थी कि महात्मा गांधी का विरोध करना, चूँकि देख रहे थे कि महात्मा गांधी कई आंदोलन को मतलब ये की अगुवाई कर रहे थे लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा था, आंदोलन वापस ले लिया जा रहा था और इन सारे जो नेता थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, उनको लग रहा था कि इस तरह से बात जो है ये अंग्रेज़ सुनने वाली नहीं है, ये गूंगी बहरी अंग्रेज़ है और इसे जो है इसके साथ बड़ा कांड किया जाए, इनकी हत्या किया जाए, इनके धन को लूटा जाए, तभी ये कुछ कर सकते हैं अंग्रेज़, तभी ये सुनेंगे, ऐसे ये कुछ सुनने वाले नहीं हैं। तो दूसरा जो था कि गांधी जी की नीतियों का विरोध करना और घर घर जाकर लोगों को बताना कि गांधी जी के नीतियों से हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है। और तीसरा जो था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति और तो इसके लिए जो है सशस्त्र कार्रवाई, इन्होंने ये सोचा कि सशस्त्र कार्रवाई किया जाए, शस्त्र के साथ कार्रवाई किया जाए और अंग्रेज़ों का सामान लूटा जाए और धन इकट्ठा किया जाए और फिर पुनः जो है शस्त्र के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया जाए, उसे चुनौती दिया जाए और
इस यह जो संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, छात्रों इसमें जो लोग शामिल थे, क्रांतिकारी वीर शामिल थे, उनके उम्र काफ़ी कम थे, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह के उम्र के काफ़ी नौजवान लोग इसमें शामिल थे। और ये समाजवाद के लिए लड़ना इनको था, और अंग्रेज़ की तरह साम्राज्यवाद नहीं, समाजवाद के लिए, समाजवाद जो सभी के हित के लिए हो। और इस संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, और धन के लिए जो है अंग्रेज़ों के सामान को लूटने की योजना जो है पहली योजना बनाई जाती है। और सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन चलती थी उस समय, जिसका नाम था 8वीं सहारनपुर लखनऊ डाउन ट्रेन। और यह जो ट्रेन थी कुछ माल बोगी होती थी और कुछ उसमें यात्री वाले होते थे। तो इसमें माल भी जा रहा था और अंग्रेज़ सिपाही भी इसमें सवार थे। और ये ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ के बीच में चलती थी। और काकोरी नामक जगह पर जो है इसके लिए योजना बनती है कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी को इस ट्रेन को लूट लिया जाए। और इसके लिए जो आगे आते हैं क्रांतिकारी वीर, उसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां, और इसके साथ कई लोग थे। ये लोग इस योजना को अंजाम देने के लिए आगे आते हैं। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी में जब ट्रेन काकोरी के पास गुजर रही होती है, चैन पुलिंग कर ट्रेन को रोक देते हैं और उस पर ये लोग सवार हो जाते हैं। चूँकि ये लोग सशस्त्र थे, शस्त्र इनके साथ हथियार इनके पास था, इसलिए जो पुलिस होते हैं ट्रेन में वो कुछ इसका विरोध नहीं कर पाते हैं और ये ट्रेनों को लूट लेते हैं। और इस प्रकार से जो है काकोरी कांड घटना को जो है ट्रेन लूट कांड को जो है अंजाम दिया जाता है। तत्पश्चात जो है अंग्रेज़ बड़े हैरत में पड़ जाती है कि इस तरह की घटना जो है पहली घटना थी जो कि ट्रेनों को लूट लिया गया। लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लगभग 29 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और काकोरी षड्यंत्र का केस चलाया जाता है। और केस चलाकर 1927 ईस्वी में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और कुछ लोगों को काला पानी का सज़ा दी जाती है। और चंद्रशेखर सिंह जो है वो भी रहते हैं इसमें शायद, लेकिन इसमें उनको कोई सज़ा नहीं मिलती है। और तत्पश्चात जो है इस घटना के बाद इस काकोरी षड्यंत्र में कई लोगों को फांसी देने के बाद और अंग्रेज़ों की दमन नीति के वजह से ये संस्था को जो है गैर कानूनी भी घोषित किया जाता है और इसके जो सदस्य होते हैं अंडरग्राउंड हो जाते हैं कुछ समय के लिए और पुनः एक संस्था उसी से मिलती जुलती एक संस्था स्थापित की जाती है 1928 ईस्वी में, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया जाता है और यानी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस संस्थान की स्थापना जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की जाती है और यह जो संस्थान की स्थापना की जाती है वो चंद्रशेखर सिंह आज़ाद के द्वारा किया जाता है। और साथ ही इनके सदस्य जो होते हैं वो 3R होते हैं, 3R नाम से जो व्यक्ति होते हैं वो राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जो होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह वगैरह को तो फांसी दी गई थी। तो इसमें सदस्य जो बच जाएंगे वो चंद्रशेखर सिंह ने स्थापना ही किया है। इसके अलावा जो बचेंगे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सुखदेव और शिव वर्मा, भगवती चरण और राजगुरु, ये सब इसमें बच जाएंगे। चूँकि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला को फांसी दे दी जा चुकी है। तो इस प्रकार से ये भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चरण और राजगुरु इत्यादि
अब इस संगठन को आगे बढ़ाते हैं। और इनके उद्देश्य की बात की जाए तो इनका उद्देश्य भी उतना ही था, बस वही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जो उद्देश्य था वही उद्देश्य इस संस्थान का भी था। और ये जो अब है विचार होता है कि किसी तरीके से ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो है लोकतांत्रिक संगठन के तरीके से चलाया जाए, बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाए। क्योंकि जो घटना अंजाम दिया गया था उसमें कई लोग सहमत नहीं थे। और अब जो है, और यहाँ पर एक चीज़ देखें कि राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड में जिनको जो है दिया गया था फांसी, वो आर्य समाजी थे। और काकोरी कांड में जब उनको फांसी दी जा रही थी गोरखपुर में, तो उस समय जो है उनकी माँ उनसे मिलने आती है, उनके आंखों में आंसू देखकर पूछती है कि बेटा आंसू क्यों? तो वो कहता है कि, और कहती है कि आंसू ही आंखों में लाना था तो क्रांतिकारी कार्यों में आए क्यों? और वो कहती है कि बेटा, उसका कहता है राम प्रसाद बिस्मिल की माँ, मैं तुमसे बिछड़ रहा हूँ इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। उसकी माँ जवाब देती है कि तुम एक माँ से बिछड़ रहे हो तो दूसरी भारत माता के पास जा रहे हो, इसलिए बेटा आंखों में आंसू मत लाओ। तो इस प्रकार से एक ये होती है, घटना होती है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जो जब फांसी के फंदे पर चढ़ते हैं तो वो एक जो गीत है वो गुनगुनाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना दम बाजुए का दिल में है। तो इस प्रकार से घटना का अंत हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल का, कि फांसी के समय इस प्रकार की घटना हुई थी। अब आइए, जो ये संगठन बना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो चंद्रशेखर सिंह इसके मुखिया होते हैं। अब पुनः जो है एक योजना बनाई जाती है, वह सैंडर्स की हत्या की। तो ये हत्या का योजना क्यों बनाई जाती है हम देखते हैं। चूँकि 1919 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की जाएगी, भारतीयों को उसमें शामिल किया जाएगा। और इसमें अंत में यह कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद जो है एक संस्था आएगी, एक संगठन आएगा, एक मिशन आएगा, एक कमीशन आएगा, और वो कमीशन जो है इस बात को देखेगी कि भारत में शासन सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। यानी लगभग 1929-30 में एक कमीशन आने वाला था, लेकिन 1927 में ही ये कमीशन बुलाया जाता है और ये गठन किया जाता है 1927 में, और 1928 में ये कमीशन आता है जिसका नाम रहता है साइमन कमीशन। चूँकि यह इसका गठन जो था वो साइमन नामक व्यक्ति के नाम पर किया गया था, इसके अध्यक्ष साइमन थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा जाता है। और साइमन कमीशन भारत आते हैं, उनका जगह जगह जोरदार विरोध होता है, क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं थे और इसका भारतीयों ने, यहाँ के नेताओं ने काफ़ी कड़ा विरोध किया। जगह जगह आंदोलन, जन आंदोलन, हड़ताल शुरू हो जाती है पूरे भारत में। लखनऊ, दिल्ली इत्यादि स्थानों पर भी एक बड़ा विद्रोह, बड़ा जो है हड़ताल शुरू होता है, विरोध शुरू होता है। और इसकी अगुवाई जो है वो लाला लाजपत राय करते हैं, और साथ ही चंद्रशेखर सिंह के आज़ाद के द्वारा जो स्थापित की गई जो सभा थी, नौजवान सभा, उसके सदस्य जो होते हैं, और लाला लाजपत राय की अगुवाई में जो है इस सभा जो है मतलब नौजवान सभा और लाला लाजपत राय दोनों की अगुवाई में, नौजवान सभा के सदस्य और लाला लाजपत की अगुवाई में यह जो है विरोध उनका चल रहा था लाहौर में। और लाहौर में जैसे ही विरोध चल रहा था साइमन कमीशन का, वहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक थे जेम्स ए स्कॉट, वो लाठीचार्ज का आदेश दे देते हैं
और कई लाठियां जो है लाला लाजपत राय के सर पे आके पड़ती है, गिरती है और उनका सिर पर लगता है लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जो है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में ये पहुंची थी और उसी दिन की घटना है कि लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, उनके ऊपर कई लाठियां जो है बरसती है। जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था और तत्पश्चात लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। लाहौर के अस्पताल में 16-17 दिन वो भर्ती रहते हैं और 17 नवंबर 1928 ईस्वी में, यानी यूं कहा जाए कि 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज होता है और 17 नवंबर यानी कि 16-17 दिन अस्पताल में रहते हैं, मतलब 16-17 दिन के बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय लाला लाजपत राय सबसे कद्दावर नेता थे और इस प्रकार से जो है कांग्रेस और नौजवानों को जो है कड़ा झटका लगता है। और लाला लाजपत राय की जो एक बड़ी देन मानी जाती है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी उन्हीं के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि लाला लाजपत राय का साइमन कमीशन जो आता है उनके विरोध में, उसमें उनका देहांत हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो है वह उसका बदला लेना चाहती है कि साइमन कमीशन और ये जेम्स ए स्कॉट जो पुलिस अधीक्षक जो लाठीचार्ज का आदेश देता है, उनको मारने की योजना बनाई जाती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। तो इस घटना को ही सैंडर्स हत्याकांड नाम दिया गया। यद्यपि सैंडर्स उसमें नहीं होते हैं पुलिस अधीक्षक, वो जेम्स ए स्कॉट होते हैं। जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई जाती है, लेकिन किस प्रकार से सैंडर्स की हत्या होती है ये हम देखते हैं इसमें। तो पुलिस अधीक्षक जो थे वो लाहौर के वो जेम्स ए स्कॉट थे और इसके लिए भगत सिंह और राजगुरु आगे बढ़कर उत्तरदायित्व अपना लेते हैं उसको मारने का, जेम्स ए स्कॉट को। और ये दोनों पिस्टल लेकर लाहौर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के पास चले जाते हैं और उनके कमरे, उनके ऑफिस के बाहर ही इंतजार कर रहे होते हैं जेम्स ए स्कॉट के। और ऐसा इसी समय एक संयोग होता है कि जेम्स ए स्कॉट कार्यालय से ना निकलकर सैंडर्स सबसे पहले कार्यालय से निकलते हैं और उसी समय जो है वो राजगुरु और भगत सिंह उनका इंतजार ही कर रहे थे और दोनों पिस्टल निकालते ही राजगुरु सबसे पहले गोली चलाते हैं ये सैंडर्स पर, चूँकि सैंडर्स जेम्स स्कॉट के बदले जो है सैंडर्स पहले निकलता है कार्यालय, तो सैंडर्स पर गोली चलती है राजगुरु की और भगत सिंह के द्वारा इतनी गोलियां मारी जाती है जब तक वो गिर नहीं जाता है, वहाँ मर नहीं जाता है। तो इस प्रकार से सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है और चारों तरफ उस समय नाकेबंदी कर दी जाती है। यह जो घटना होती है सैंडर्स की हत्या, चूँकि जेम्स स्कॉट की हत्या होनी थी लेकिन सैंडर्स की हत्या हो जाती है। यह घटना 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को अंजाम दिया जाता है। पुलिस चारों तरफ से नाकेबंदी करती है और यह एक बड़ी घटना थी पुलिस अधीक्षक की हत्या की। तो चारों तरफ से घेर लिया जाता है, नाकाबंदी कर ली जाती है। राजगुरु और भगत सिंह को निकलने का कोई चारा नहीं बचता है और उसी समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था उसके एक सदस्य रहते हैं भगवती चरण बोहरा, तो वो भी वहाँ नहीं रहते हैं और वो कोलकाता में रहते हैं। लेकिन उनकी पत्नी इसमें आगे बढ़ती है और वो भगत सिंह को अपना पति बनाकर, भेष बदलवाकर और भगत सिंह के बच्चे को अपनी गोद में लेकर और राजगुरु को नौकर बनाकर वहाँ से निकलती है और निकलकर कोलकाता सकुशल पहुँचाती है। और इस प्रकार से जो है भगवती चरण वोहरा को अपनी पत्नी पर गर्व होता है
और अंग्रेज नाक रगड़ते रह जाते हैं, लेकिन राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह घटना घटती है सैंडर्स की हत्या की। अब आइए उसके बाद हम एक देखते हैं, एक और भी बड़ा कांड होता है जिसे असेंबली कांड के नाम से जाना जाता है। असेंबली यानी संसद भवन में जो है वो बम कांड, जिसे असेंबली कांड के नाम से जाना जाता है। तो उस समय 2 बिल लाया गया था, चूँकि इस प्रकार से घटनाएं घट रही थी। 2 बिल लाया गया था। पहला बिल जो था पब्लिक सेफ्टी बिल, नाम तो इसका था पब्लिक सेफ्टी बिल, लेकिन ये कोई पब्लिक की सेफ्टी के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि ये पब्लिक को अनसेफ करने के लिए किया गया था। और ये रॉलेट एक्ट की तरह ही काला कानून थी। और इसमें कहा गया कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी को गिरफ्तार करने के लिए ये कानून बनाया गया था, पब्लिक सेफ्टी बिल। और इसके अलावा जो था एक और जो था कानून, वो था ट्रेड यूनियन बिल। और ट्रेड यूनियन बिल के द्वारा जो है जितने भी छोटे छोटे यूनियन थे, संगठन थे, उनको प्रतिबंधित करने का बिल लाया गया था। और तो अंग्रेज सरकार जो है इसको केंद्रीय विधानसभा में पास करवाने का निर्णय ली, पास करवाने के लिए सोच रही थी ट्रेड यूनियन बिल को और पब्लिक सेफ्टी बिल को। और वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने कहा कि इस काले कानून को हम किसी सूरत में पास नहीं होने देंगे, और वहाँ पर जो लोग बहरे लोग बैठे हुए हैं उनके कानों तक आवाज़ हमें देना है कि इसका विरोध वो करें, उठे, और जो सदस्य जो हैं केंद्रीय विधानसभा के, उनके सदस्य इसका विरोध करें, उनके कानों तक उसकी गूंज जो है हम भेजेंगे और इसको पास करने से रोकेंगे। और इसके लिए जो 2 व्यक्ति आगे आते हैं वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों इसमें आगे आते हैं। और इनका उद्देश्य जो था वह किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरी जो अंग्रेज सरकार थी, लोग जो थे केंद्रीय विधानसभा में बैठकर उनके कानों में गूंज भेजना था इस बिल को रोकने के लिए। और ये दोनों जाते हैं केंद्रीय विधानसभा के असेंबली के बाहर और बम इस प्रकार से पटकते हैं कि कोई घायल ना हो। और दोनों भागते नहीं हैं, खड़े रहते हैं भगत सिंह, और पर्चे भी बांटते हैं जो है इस बिल के विरोध में। और उसके बाद जो नारा लगाते हैं वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी उस समय लगाया जाता है। और अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तारी देते हैं, वो भागते नहीं हैं बुज़दिल की तरह, बल्कि चुनौती का सामना करते हैं और अपनी गिरफ्तारियां देते हैं अंग्रेज को। और इस प्रकार से जो है केंद्रीय विधायिका बम कांड का केस जो है उन लोग पर चलाया जाता है। और यह जो बम फेंका गया था वो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका गया था। और भगत सिंह और राजगुरु के ऊपर ट्रायल चलाया जाता है। इस केस का नाम भगत सिंह ट्रायल या लाहौर षड्यंत्र केस भी रखा जाता है इसका नाम। तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो अंतिम निर्णय आता है उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों को फांसी होती है। और फांसी की तिथि जो है 24 मार्च 1931 को तय की जाती है। इस प्रकार से छात्रों हम देखें तो यह घटना जो है 8 अप्रैल 1929 को की जाती है, और फांसी जो है की तिथि 24 मार्च 1931, यानी कि लगभग यह तकरीबन 2 वर्ष का समय होता है फांसी का। और इसी बीच जो इनके अभिन्न मित्र थे चंद्रशेखर सिंह आज़ाद, वो काफ़ी दुखी होते हैं इन लोगों के फांसी की बात को सुनकर, और वह जो है एक भरपूर कोशिश करते हैं इन दोनों को बचाने के लिए। चूँकि इनके कहने पर ही चंद्रशेखर सिंह आज़ाद के कहने पर ही भगत सिंह और राजगुरु जो है इस घटना में जाते हैं असेंबली में बम फेंकने के लिए। और बोहरा जिनका पूरा नाम जो था वह भगवती चरण बोहरा था, और यशपाल को रूस भी भेजते हैं, वो देश के बाहर भी भेजते हैं। और दोनों जगह
मतलब भारत के बाहर और भारत के अंदर भी एक अथक प्रयास किया जाता है कि राजगुरु और भगत सिंह को फांसी से बचाया जाए। उस समय चंद्रशेखर सिंह आज़ाद जो थे वो ओरछा के जंगलों, जो झांसी में है, झांसी के बगल में ओरछा के जंगलों में वो निवास करते हैं और वहीं पर वो छुप कर रहते थे और काकोरी कांड में भी उनका नाम आया था। लेकिन उनको जो है अंग्रेज पकड़ नहीं सकती थी, अंग्रेजों से वो बचे हुए थे और उनका कद काठी काफ़ी लंबा था, काफ़ी वो मजबूत थे, मनोबल और आत्मबल जो था उनका काफ़ी बड़ा था और उनके नाम पर जो है इनाम भी घोषित किया गया था, रखा गया था। और इस प्रकार से आज़ाद सिंह जो है भगत सिंह को आज़ाद कराने के लिए कानपुर जाते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हैं, इलाहाबाद आ जाते हैं पुनः। और वहाँ पर इलाहाबाद में जो कांग्रेस की बड़े बड़े नेता जो होते हैं, महात्मा गांधी, नेहरू इत्यादि सभा में भाग ले रहे होते हैं, उससे निवेदन करते हैं, उन्हें विनय करते हैं कि आप लोग बचाएं इन्हें, राजगुरु और भगत सिंह को बचाएं, इन क्रांतिकारी वीर को बचाएं। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं, उनका वहाँ मनमुटाव भी हो जाता है। तत्पश्चात वो अल्फ्रेड पार्क चले जाते हैं जो इलाहाबाद में है और इसकी सूचना जो है अंग्रेज पुलिस अधीक्षक को चली जाती है कि चंद्रशेखर सिंह आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। और पुलिस वहां पर पहुंचती है, चारों तरफ से उस अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया जाता है और दनादन गोलियां दोनों तरफ से चलना शुरू होती है। चंद्रशेखर सिंह आज़ाद भी अपने कमर से पिस्टल निकालते हैं और गोलियां दागना शुरू करते हैं अंग्रेजों पर। और इनका कहना था, चंद्रशेखर सिंह का, उनकी एक धारणा थी कि कभी दुश्मन की गोली से ना ही मरेंगे, ना पकड़े जाएंगे, ना मारे जाएंगे। इस प्रकार की एक इनकी धारणा थी। और जो अंतिम गोली बचती है, उनकी आखिरी गोली बचती है, वो अपने ऊपर ही मार लेते हैं और अपने आप को मारकर अपने आप को शहीद कर लेते हैं और भारतीय इतिहास में एक अमर कीर्ति बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है चंद्रशेखर सिंह आज़ाद की भी जो है वो अपने आप शहीद हो जाते हैं, राजगुरु और भगत सिंह से पहले ही उन दोनों को बचाने के लिए। और अब आइए कैसे देखते हैं कि राजगुरु और भगत सिंह को हत्या होती है। तो ये बचा नहीं पाते हैं, कांग्रेस के लोग बचाते नहीं हैं। और चूँकि लॉर्ड इरविन जो था, लॉर्ड इरविन के समय ही वह घटना को अंजाम दिया गया था, इसीलिए जो है भगवती चरण बोहरा और यशपाल के द्वारा जो है उस समय कसम खाई जाती है कि सारा कार्य जो है लॉर्ड इरविन का ही है। और लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय होते हैं। आप पहले जान चुके हैं कि लॉर्ड और इरविन और गांधी जी में एक समझौता भी होता है। तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय होते हैं। तो लॉर्ड इरविन को ट्रेन सहित उड़ाने की भी एक योजना उस समय बनाई जाती है भगवती चरण बोहरा और यशपाल के द्वारा। और उसी समय चंद्रशेखर सिंह भी आते हैं और योजना के बारे में जिक्र होता है आपस में। चंद्रशेखर सिंह आज़ाद मना करते हैं, लेकिन जो है वो नहीं मानते हैं। और जो है यशपाल और भगवती चरण बोहरा, यानी कि यह घटना जो है वह चंद्रशेखर सिंह आज़ाद के मृत्यु के वो पहले की घटना है कि लॉर्ड इरविन को ट्रेन सहित उड़ाने की। तो यह ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से आगे बढ़ती है और भगवती चरण बोहरा और यशपाल कहते हैं कि सारी तैयारियां हो गई है। जैसे ही ट्रेन निजामुद्दीन स्टेशन से आगे एक खंडहर के पास बढ़ती है, बम वहां पर लगाया हुआ होता है और इलेक्ट्रिक तार से वो फिट किया जाता है। उसमें एक विस्फोट करवाया जाता है, जोरदार विस्फोट होता है और ट्रेन के परखचे उड़ जाते हैं। लेकिन उनकी बोगियां जिस पर लॉर्ड इरविन बैठा हुआ था वह आगे बढ़ जाती है और वो बाल बच जाते हैं, लेकिन कई सिपाही उसमें घायल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है घटना घटती है और यह जो बम विस्फोट कांड होता है
उसमें दिल्ली बम विस्फोट कांड, उसमें जो है MK गांधी यानी महात्मा गांधी अपनी पत्रिका यंग इंडिया में भी इसकी बुराई करते हैं और उसमें लेख एक लिखते हैं, ब्लास्ट ऑफ द बम के नाम से एक लिखते हैं और क्रांतिकारी नेताओं का जो है आलोचना करते हैं। जब चंद्रशेखर सिंह आज़ाद उसको पढ़ते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं कि कैसे गांधी जी हैं, एक तरफ लोगों को फांसी दी जा रही है, दूसरी तरफ ये अपनी पत्रिका में इस तरह से लिखकर लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं। और उन्हीं के कहने पर, चंद्रशेखर सिंह आज़ाद के कहने पर ही भगवती चरण बोहरा और यशपाल जो है गांधी जी के लेख के विरोध में एक लेख लिखते हैं, फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब शीर्षक के नाम से लिखा जाता है और गांधी जी के की जो है यंग इंडिया के छपे लेख का जोरदार जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वह घटना घटती है। और हाँ, अब एक घटना जो थी उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और जो 24 मार्च 1931 को राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जानी है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। दोनों को 24 मार्च 1931 को फांसी दिया जाना रहता है, लेकिन जगह जगह से लोग लाहौर पहुंचना शुरू कर देते हैं और 2 दिन पहले से ही लोगों का जमा होना लाहौर के जेल के पास शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि जेल तोड़ दिया जाएगा या कुछ अनहोनी घटित हो जाएगी, तो ये 24 मार्च 1931 के बदले 23 मार्च 1931 ईस्वी को ही फांसी देना निश्चित करते हैं अंग्रेज। और जाते हैं, भगत सिंह को बुलाया जाता है। भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे होते हैं। उनको कहा जाता है कि चलो तुम्हें फांसी देना है और वो हंसते हुए कहते हैं कि रुको, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लेने दो। और जीवनी पढ़कर वह हंसते मुस्कुराते हुए तख्त की ओर जाते हैं। और उस समय जो है अमूमन देखा जाए तो जब फांसी की सज़ा किसी को होती है तो वज़न घटता है, लेकिन ये इतने खुश रह रहे होते हैं भगत सिंह, चूँकि उनको लगता है कि हम शहीद होने जा रहे हैं और उनका यह भी सोचना होता है कि देश की आज़ादी के लिए शहीद होने जा रहा हूँ, मेरे जैसा एक भगत मरेगा, न जाने कितने भगत का जन्म होगा। और तीनों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों जो है अपने से आगे बढ़ते हैं और हाथों में जो है खुद फांसी का फंदा बांधते हैं और जेल के अधीक्षक को कहते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको शहादत देखने का मौका मिल रहा है। और इस प्रकार से जो है हंसते हंसते ये फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। और यह फांसी जो है सतलज नदी तट पर होता है और 23 मार्च 1930 ईस्वी को वहाँ की जनता देखती है कि उनकी लाशों को भी जो है ठिकाने लगाने के लिए जलाने लगते हैं और अंग्रेज का विरोध देखते हुए उनकी जो लाशों को है उसको नदी में फेंक दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और भगत सिंह को जो है घंटों भर फांसी के फंदे पर झूलते हुए छोड़ा जाता है। अंग्रेजों को लगता है कि कहीं यह इतना बड़ा क्रांतिकारी वीर जो है कहीं बच न जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाहौर षड्यंत्र में जो है इस 3 वीर क्रांतिकारी की जो है वो फांसी हो जाती है। फांसी को ये फंदे अपने गले को लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्रांतिकारी जो है आंदोलन का चैप्टर समाप्त होता है। और यदि इसको पसंद आता हो तो इसे आप अपने दोस्तों मित्रों जो नालंदा ओपन में नहीं भी पढ़ रहे हों, दूसरी जगह पढ़ रहे हों या दूसरे अन्य परीक्षाओं में भी शामिल हों, उनको आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस क्रांतिकारी घटना के बारे में जानकारी मिल सके।